बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही एक अहम टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे मतलब हर पेपर में सवाल आ जाता है और दुनिया में भी इसका आजकल बहुत चर्चा है। यानी कि बहुत यूएनओ भी इस पर कॉन्फ्रेंस कर रही है और पाकिस्तान में जो हालिया फ्लड आया है उस हवाले से भी ख़बरों में इसका बहुत तज़किरा होता रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको तफसीलन सब कुछ बताऊंगा, सब चीज़ों के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी बताऊंगा, उसके बाद क्लाइमेट चेंज, उसके बारे में बताऊंगा क्लाइमेट चेंज होता क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्योटो प्रोटोकॉल क्या चीज़ है और इसको क्या कहते हैं, यानी कि ये क्या होती है। उसके बाद मैं आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो होती है यूएनओ की, वो क्या होती है, कब से बनी है और उसका काम क्या है, उसके बारे में आपको मैं सारा तफसीलन बताऊंगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, इसकी डेफिनेशन क्या है, होती क्या चीज़ है ग्लोबल वार्मिंग, इसके बारे में आपको बताऊंगा। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू एन इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर फ्रॉम ह्यूमन मेड ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग उस चीज़ को कहते हैं कि इंसान की बनाई हुई या इंसानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो खारिज होती हैं फ़ज़ा में, उसकी वजह से जो ज़मीन का एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। इस टेम्परेचर के इंक्रीज़ को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल से मीन दुनिया या स्पेस, सारा कुछ एटमॉस्फेयर इसमें आ जाता है। वार्मिंग गर्म होना, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। तो यानी कि कितना इंक्रीज़ हुआ टेम्परेचर वो मैं बताता हूँ। 0.75 डिग्री सेल्सियस या 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट जो लास्ट 100 ईयर्स हैं उसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो ये होगी ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन। एन इंक्रीज इन अर्थ एवरेज टेम्परेचर, यानी कि ज़मीन के जो औसत दर्जा हरारत है उसमें इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके बाद आ जाता है क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सबसे पहले तो मैं फ़र्क बता दूं कि जो क्लाइमेट और वेदर में फ़र्क क्या है। क्लाइमेट जो है वो एक ज़मीन का, यानी कि परमानेंट या ओवरऑल जो होता है आबो हवा या मौसम, उसको क्लाइमेट कहते हैं। यानी कि लॉन्ग टर्म जो मौसम होते हैं, गर्मी है, सर्दी है या स्नो फॉलिंग है क्या, ठीक है। और जो वेदर है वो टेम्परेरी या सीजनल, यानी कि टेम्परेरी या सीजनल जो चेंजेज होती हैं, जैसे कि गर्मी है, सर्दी है आ जाती है, या ठंडी हवा चलने लग पड़ती है, या यानी कि बारिश शुरू हो जाती है, या स्नो फॉलिंग शुरू हो गई है 1-2 घंटे के लिए या एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसे वेदर कहते हैं। तो ये वेदर और क्लाइमेट की जो आपको कन्फ्यूजन है वो दूर होनी चाहिए। जैसे कि कहते हैं वेदर रिपोर्ट, यानी कि कल अगले 24 घंटे में जो वेदर कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा। लेकिन जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट से हमारा ये है कि फ़र्ज़ करें पहले गर्मी का लेवल था 50 डिग्री सेल्सियस पाकिस्तान का, तो अभी जो पोल्यूशन है या पोल्यूशन की वजह से या डिफॉरेस्टेशन की वजह से या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो पाकिस्तान का क्लाइमेट है वो फ़र्ज़ करें गर्मी वो 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, अभी मुझे उम्मीद है कि आपको वेदर और क्लाइमेट में फ़र्क समझ आ गया होगा। तो क्लाइमेट चेंज किसको कहते हैं। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन अर्थ्स क्लाइमेट और ए रीजन ऑन अर्थ, यानी कि ज़मीन के पूरे क्लाइमेट में चेंज, लॉन्ग टर्म चेंजेस या ज़मीन के किसी हिस्से में या रीजन में जो तब्दीलियाँ आती हैं उनको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें पहले ग्लेशियर्स जो थे वो मई में पिघलना शुरू हो जाते थे, तो अब वो मई या जून में पिघलते थे, अब वो फ़र्ज़ करें अगर मार्च में पिघलना शुरू हो जाते हैं, या ग्लेशियर्स की जो लेवल है वो कम हो गया है, या जो सी आइस है, समुद्र की बर्फ़ है, वो जल्दी पिघलनी शुरू हो गई है, या सी लेवल राइज़ हो गया है, तो इसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं। अच्छा जी, अभी मैं आपको बताऊंगा कंपोजिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि कंपोजिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस बनती किस चीज़ से हैं, होती क्या चीज़ है।
तो वो मैं बताता हूँ आपको। जो 97% हैं ग्रीन हाउस गैसेज में, वो है वाटर वेपर्स, आबी बुखारात, पानी के जो वेपर्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं। उसके बाद आ जाता है जो इसमें सबसे ज़्यादा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 पे है मीथेन, नंबर 3 पे है नाइट्रस ऑक्साइड, नंबर 4 पे है ओजोन, नंबर 5 पे है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनमें सबसे जो ज़्यादा तादाद में मशहूर है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये होगी कंपोजिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। आगे चलते हैं जी। तो अभी आगे आ गया जी इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या हैं, इससे होता क्या है। इससे जो वैसे तो बहुत से इसके नुकसान हैं, लेकिन जो 3 मेजर हैं वो मैंने निकाले हैं। इंक्रीज्ड मेल्टिंग ऑफ स्नो, यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा आता है। उससे होता क्या है, फ्लड्स आते हैं, जिसकी हालिया मिसाल जो है वो है पाकिस्तान में जो सैलाब आए हैं अभी 2022 में, और 2010 में भी आए थे, वो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। नंबर 2 पे है सी लेवल राइज, यानी कि समुंदर का जो सतह समुंदर में बुलंदी, उसकी क्या वजह है। एक तो वजह ये है कि जो दरियाओं से पानी ज़्यादा आ रहा है ग्लेशियर्स के पिघलने से, उससे राइज हो रहा है। दूसरा, जो समुंदर सी आइस होती है, यानी कि आइस बर्फ्स जिसे कहते हैं, समुद्री बर्फ़ है, वो भी जल्दी से पिघल रही है, जिसकी वजह से समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। और एक तहकीक के मुताबिक 1870 से लेकर अब तक 8 इंच जो सी लेवल राइज कर गया। नंबर 3 पे है हुरिकेन्स एंड साइक्लोन्स, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जापान है और अमेरिका है। कैलिफोर्निया में अभी रिसेंटली आया है समुद्री तूफ़ान, और जापान में बहुत आते हैं समुद्री तूफ़ान। ये इसकी मिसालें हैं, यानी कि ये इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग है। उसके बाद आ जाता है प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, यानी कि क्या वजह है, ये पैदा क्यों होती हैं, किस वजह से एमिशन होता है इनका। तो जो नंबर 1 पे है सबसे बड़ी वजह जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन की है, बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स में क्या आता है, ऑयल आता है, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ईटीसी। नंबर 2 पे कोयला और गैसेस, वी गैस, यानी कि फॉसल फ्यूल्स के जलने से जो गैसें बनती हैं उनकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज आती हैं। नंबर 2, डिफॉरेस्टेशन। अभी डिफॉरेस्टेशन कैसे वजह बन गई जी ग्रीन हाउस गैसेज की। तो जो आपको पता होगा, जो दरख्त हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को यानी कि खारिज करते हैं, एमिट करते हैं। तो जब दुनिया में दरख्तों की तादाद कम हो जाएगी तो ज़ाहिर है इनटेक भी कम हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनटेक है वो एटमॉस्फेयर से वो भी कम हो जाएगा। जब वो कम हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर में जो फ़ज़ा में इसकी मकदार बढ़ जाएगी। जब उसकी मकदार बढ़ेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। उससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी जी। तो अभी मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल वार्मिंग भी बता दिया मैंने आपको, क्लाइमेट चेंज क्या होता है वो भी बता दिया। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, उनकी प्रोडक्शन कैसी होती है, इनके असरात क्या हैं, उनकी वजूहत है वो बता दी। अभी जो इससे रिलेटेड जो सवाल आता है सबसे अहम, वो है क्योटो प्रोटोकॉल। व्हाट इज़ क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो आज की वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन एग्रीमेंट साइंड इन थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन 11 दिसंबर 1997 हेल्ड इन क्योटो, जापान। जी। तो दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल असल में एक एग्रीमेंट है जो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान दुनिया में हुआ था। तो इसका वजह मकसद था कि वो भी मैं आपको अगली आगे जाके बताता हूँ। तो ये सबसे पहले तो आपको पता चले ना, क्योटो प्रोटोकॉल इज़ एन एग्रीमेंट साइंड इन थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये सवाल इसका याद कर लें कि सबसे हम इसकी डेट है 11 दिसंबर 1997 को हुआ था ये साइन, और ये कॉन्फ्रेंस क्या किधर हुई थी, क्योटो, जापान में। इम्प्लीमेंट कब हुआ ये, इम्प्लीमेंट हुआ 2005 में। 1997 को ये हुआ था साइन, और कुछ मुल्कों ने 1997 में ये साइन हुआ था, लेकिन कुछ मुल्कों ने इसको साइन नहीं किया था, रेटिफाई नहीं किया था, जिसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था 2005 में, जब इसको रशिया ने रेटिफाई किया था। अच्छा, इसका मकसद क्या था, कि ये क्या था एग्रीमेंट, इसका करना क्या था। इसका गोल ये था टू रिड्यूस एमिशन बाई 5.2% कम्पेयर टू 1990, यानी कि 1990 में जो ग्रीन हाउस गैसेस की मकदार थी फ़ज़ा में, उनको 90 के मुकाबले में 5.2% कम करना था। ये इसका मकसद था। उसके लिए यानी कि जो भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो पूरी दुनिया यानी कि करेगी।
मजमूई तौर पर वो सारे स्टेप्स लेगी। अभी इससे मुतल्लिका एक और चीज़ आ गई है, व्हाट इज़ UNFCCC। ये क्या होती है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये क्या है? तो इसका बारे में आप बताएं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इज़ एन environmental treaty signed in 1992 with the goal of reducing greenhouse gases emissions। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि ये है कि असल में तो ट्रीटी साइन हुआ था जब ब्राज़ील में जो फर्स्ट कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन की क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो पहली कन्वेंशन थी वो 1992 ब्राज़ील में हुई थी। ये भी सवाल आता है अक्सर। तो उसमें जो ट्रीटी साइन हुआ था ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस के हवाले से, उसको फिर UNFCCC कहते हैं। तो आगे आगे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, व्हाट इज़ COPs। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज़ ए ईयरली इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस वेयर नेशंस डिटरमिन नेक्स्ट स्टेप्स फॉर एक्शन थ्रू UNFCCC ट्रीटी। यानी कि 1992 में जो UNFCCC ट्रीटी साइन हुआ था, उसके तहत हर साल कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें दुनिया के सारे जो UNO मेंबर्स हैं वो शिरकत करते हैं और हर साल डिस्कस करते हैं कि आगे हमें क्या करना चाहिए टू डिटरमिन नेक्स्ट स्टेप्स फॉर एक्शन थ्रू UNFCCC। यानी कि क्लाइमेट चेंज, उसकी वजूहात, क्या स्टेप्स किए हैं, उसके लिहाज से हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है क्या? ईयरली इंटरनेशनल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अंडर UNFCCC। तो इस साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 ये हुई है। तो ये हुई है इजिप्ट के शहर शर्म एल शेख में हुई है। तो दोस्तों ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो 2022 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ किस मुल्क में हुई है, वो मिस्र में हुई है। जी तो दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल है जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत क्या होता है कि लाइसेंस दिया जाता है मुल्कों को कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस के लिहाज से हवाले से। यानी कि 1 कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है कि वो मुल्क 1 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकता है। जैसे कि फ़र्क है, चाइना को अगर लाइसेंस दिया गया कि 2 कार्बन क्रेडिट वो कर सकता है, तो 2 कार्बन क्रेडिट का मतलब है कि 2 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड वो पर ईयर एमिट कर सकता है, इससे ज़्यादा वो नहीं करेगा। अच्छा, तो अभी आपको मैं मज़े की बात बताऊँ कि जो USA है, दुनिया की 4% पॉपुलेशन है उसके मुल्क में, जबकि जो ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज है वो 25% करता है। यानी कि पॉपुलेशन जो है वो 4% है दुनिया की, और जो मिशन है वो 25% करता है। और उसने अभी तक जो क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट है उसको भी रेटिफाई नहीं किया। जी तो दोस्तों, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो के बाद आपको ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, क्योटो प्रोटोकॉल और इसके बाद जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हैं, इनके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ज़रूर, ताकि इससे मेरी इनकरेजमेंट हो और आपको मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। तो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।